चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं वॉर जोन का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। रूसी सेना पर मिसाइल बरसाने को तैयार F-16 विमान। फाइनल स्टेज पर यूक्रेनी फाइटर्स की F-16 ट्रेनिंग। डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी पायलट ने F-16 को गेम चेंजर बता दिया है। तो ये वो F-16 है और उसके पायलट डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी फाइटर्स की F-16 ट्रेनिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के लिए F-16 को, इस ट्रेनिंग को ही गेम चेंजर माना जा रहा है। तो 80 घंटे बाद महाविनाश की आहट। ये मई में महाविनाश क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अब 80 घंटे में यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिकी फाइटर जेट F-16। बड़ी खबर क्या है कि यूक्रेनी वायुसेना ने इसका ऐलान कर दिया है और डेनमार्क से आएगी F-16 की पहली खेप। निधि जी हाँ, ये महाविनाश की आहट है जो 80 घंटे बाद होने वाली है। नेटो ने यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग का ये वीडियो जारी किया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 7 मई को पुतिन 5वीं बार रूस की गद्दी संभालेंगे और ये मौका इसलिए भी खास होगा। F-16 के जवाब में पुतिन बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी रूस इसका जवाब किस तरह से देगा ये पुतिन फैसला लेंगे। तो क्या F-16 के जवाब में बड़ा फैसला पुतिन ले सकते हैं? महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब और भीषण होने की संभावना है। अब यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है। अगर यूक्रेन की धरती पर F-16 पहुंचते हैं और यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो रूस जबरदस्त पलटवार करेगा। वैसे अंदेशा है कि जैसे ही F-16 यूक्रेन पहुंचेंगे रूस यूरोप पर हमला करेगा। मतलब अब साफ है कि ये जंग परमाणु हमले की तरफ जा रही है और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया सर्वनाश की तरफ बढ़ेगी, जिसके परिणाम भी विध्वंसक हो सकते हैं। जी हाँ, F-16 का शास्त्र सबसे घातक ब्रह्मास्त्र। आखिर ये F-16 है क्या? क्यों इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? आइए एक बार डिटेल में नजर डालते हैं। स्पीड इसकी है 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और रेंज इसकी जो है वो 4220 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है। हथियार जो है 6 तरह की मिसाइलों से F-16 विमान लैस होते हैं। मिसाइल टाइप हवा से हवा में हमला करने में सक्षम होती है। जो इसका रडार है वो भी जान लीजिए 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट्स को, 20 लक्ष्यों को पहचान कर सकता है। अब वेपन हार्ड पॉइंट 10, पेलोड 7000 किलो का और ऊंचाई पर उड़ान ये भर सकता है 15235 मीटर। लेकिन इसमें खास बात क्या है? वो ये कि खराब मौसम में भी इसकी उड़ान संभव है। लेकिन अब यूक्रेन में F-16 आया, पुतिन के लिए कैसे ये आफत लाया? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशंस करने में सक्षम है। अब यूक्रेन में रूसी मोर्चे को तबाह F-16 कर सकता है। हालांकि F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा, लेकिन हवा में रूस को यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो जो बातें मैंने आपको बताई वो एक बार फिर से आपके सामने, क्योंकि F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, इसलिए खबर महत्वपूर्ण है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि यूक्रेन में रूसी मोर्चे को यह F-16 तबाह कर सकता है, यानी एक बड़ा संकेत। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी कि कैसे F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा और हवा में रूस को यह सबसे बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। निधि बिल्कुल, और सुरभि बताया ये भी जा रहा है कि यूक्रेन को अग्रिम मोर्चों पर ये बड़ी मदद बताई जा रही है F-16 की, जो कि इसके हमने वीडियो आपको दिखाया ट्रेनिंग का कि किस तरह यूक्रेनी पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये मनीष झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। जंग तो चली रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन इस बीच ये जो बेड़ा आना है, यूक्रेन के पास मिलना है, ट्रेनिंग का वीडियो आ चुका है, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये तो तय है कि जैसे ही F-16 यूक्रेन के पास आएगा और उसके बाद महायुद्ध शुरू हो जाएगा। पहले अंदेशा था कि इसमें कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिन बाकी बचे हैं, जिसे आप 80 घंटे या कुछ और कह सकें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि F-16 की जो क्षमता आपने दिखाई है, इसके अलावा रूस F-16 की एक और क्षमता बताता है, और वो क्षमता है कि F-16 न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जा सकता है।
और ऐसे में रूस का कहना है कि फिर हम ये चेक करने नहीं जाएंगे कि किस F-16 में न्यूक्लियर वेपन है, किस में नहीं है। हम ये मानकर चलेंगे कि यूक्रेन की तरफ से परमाणु हमला हो रहा है और फिर हम इसका जवाब देंगे। तो F-16 के साथ सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात है कि अभी तक रूसी हमला लगातार कारगर इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन के पास उसका जवाब में वैसा कोई विमान नहीं था। F-16 के आने के बाद रूस पर दबाव बनेगा, रूस हार नहीं सकता है, इसलिए F-16 का जवाब देने के लिए रूस से जो बन पड़ेगा वो सब करेगा। और इसका मतलब है कि उस महाविनाश की जो आशंका हम जता रहे हैं, दुर्भाग्यवश वो अब बहुत करीब आ चुका है। तो 5 दिन बाद 7 मई से पहले और 7 मई के दौरान ही क्या बड़ा फैसला रूस लेता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां दिल्ली के स्कूलों को धमकी के मामले में खबर बढ़ी है। संस्कृति स्कूल में धमकी के 2 मेल आए थे। सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि दोनों मेल की टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और साइबर सेल दोनों मेल्स की अब जांच कर रहा है। तो कल जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में मेल के बाद लगातार हालात को देखते हुए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे थे, उसके बाद पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। और जांच के तहत ये एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि संस्कृति स्कूल में धमकी के 2 मेल आए थे और अब दोनों मेल की टाइमिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, इस आधार पर कैसे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें देंगे। जितेंद्र, साइबर सेल दोनों मेल्स की जांच के तहत अभी फिलहाल क्या जानकारी साझा कर पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जांच के दौरान इस पूरे मामले के अंदर न सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS, इसके अलावा चाइना का भी कनेक्शन सामने आया है। तो उसको लेकर तफ्तीश को स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट है वो लगातार आगे बढ़ा रही है। साथ ही जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ, वो भी बाकायदा दिल्ली पुलिस ने रखा हुआ है। साथ ही तफ्तीश के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात ये सामने है कि सबसे पहला जो मेल था सुबह 4:05 के दौरान कुछ स्कूलों के अंदर पहुंचता है। उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब दोबारा से मेल किया जाता है, यानी कि जिस वक्त पहले राउंड की चेकिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद फिर पैनिक क्रिएट करने के लिए दोबारा से मेल किया गया। तो इस मॉडल को भी समझने की जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा सभी यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इंटरपोल की इसमें मदद ली जा रही है। जो सर्वर है सबसे पहले उसको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले में किस तरीके से आईसिस या फिर चाइना का रोल हो सकता है, तो चाइना की जो खुफिया एजेंसी है उसका रोल हो सकता है, इसको लेकर भी अपनी तफ्तीश को फिलहाल जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, नजर बना के रखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और 2 ईमेल आए थे जिसके बारे में जानकारी मिल गई है। और बम की धमकी के बाद दिल्ली और NCR में सभी स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में TV9 की टीम दिल्ली के स्कूल पहुंच कर जानने की TV9 की टीम ने कोशिश की है। बम की अफवाह के बीच पेरेंट्स क्या सोचते हैं, TV9 ने दिल्ली में कुछ पेरेंट्स से भी बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। दिल्ली के मदर मैरी स्कूल में भी बॉम्ब की मेल मिली थी, जिसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया था। तमाम पेरेंट्स आज अपने बच्चों को दोबारा स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। स्कूल में एग्जाम चल रहा है और एक बार फिर स्थिति सामान्य हो रही है। मैम ये बताइए, आपकी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है? हाँ जी। किस क्लास में? 6th क्लास में। तो कल जब बॉम्ब की कॉल आई थी यहाँ पे, तो किस तरीके से आपको सूचना दी गई? सर मेरी फ्रेंड के फादर का फ़ोन आया था कि स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो गई है, आप जाके अपने बच्चे को ले आइए। फिर थोड़ी देर में स्कूल से मैसेज, क्लास टीचर का फ़ोन सब आ गया था। हम उसी वक्त आके बच्चे को लेके चले गए थे। जिस समय ये आया था तो डर लग रहा था कि कहीं वाकई में बॉम्ब ना हो, क्या होगा? सर एकदम से अगर आप बच्चों को छोड़ के आ रहे हो और फ़ोन आता है तो डर तो लगता ही है ना। रहता। मैम आपका बच्चा भी है इस स्कूल में? मेरा 4th क्लास में पढ़ती है मेरी लड़की। हाँ 4th। कल आपको किस तरीके से सूचना दी गई थी, क्या हुआ था? जैसे घर पहुंचे वैसे ही हमारे पास मैसेज भेज दिया गया। तो मैसेज आया तो फिर हम तुरंत आए लेने। स्कूल से बताया नहीं गया बच्चों के डर की वजह से कि बच्चे डर जाएंगे, इसलिए हम लोगों को नहीं बताया गया। अच्छा। वहाँ पे तो यहाँ पे आके फिर हमें पता लगी बाद में जाके, करी मैम कह रही मैसेज भेज देंगे हम आपके पास। फिर मैसेज आया तो हमें पता लगी कि ये रीजन है, इसलिए छुट्टी हुई है। डर लग रहा था कल? हाँ डर तो लग रहा था। मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल में पेरेंट्स के साथ पुनीत की बात आपने सुनी है। यहाँ पर बच्चों से भी पुनीत ने बात की और कल स्कूल में हुआ क्या था ये बच्चों ने बताया। कल भी आप आए थे स्कूल सुबह? जी। अच्छा, तो फिर छुट्टी कर दी गई थी, चले गए थे आप लोग? जी, हम आते ही क्लास में बैठे तो हमें अनाउंसमेंट हो गई कि सब बच्चे क्लास के ग्राउंड में चले नीचे। अच्छा। फिर हमें ग्राउंड में लेके गया। उसके बाद टीचर्स ने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। ऑन फुटर्स को एक साइड कर दिया, वैन यूजर्स को, बस यूजर्स को। फिर सबके पेरेंट्स आके लेके चले गए। आपको बताया कि क्यों घर भेज रहे हैं, छुट्टी क्यों हुई है?
नहीं, स्कूल में पता नहीं लगा। जब हम घर पहुंच गए तो मैसेज आ गया था कि मतलब ईमेल आया है, तो फिर पेरेंट्स को पता लग गया था। और कुछ बच्चे तो बाद में आ रहे थे जब छुट्टी हो गई थी। आज कोई डर तो नहीं लग रहा आपको बॉम्ब की बात सुन करके, ऐसा कुछ? नहीं, इतना तो नहीं, बाकी थोड़ा बहुत तो होता है। थोड़ा बहुत होता है। बेटा आप कल आए थे स्कूल में? हाँ। तो आपको भी किस तरीके से टीचर्स ने बताया, क्या हुआ था यहाँ पे फिर? हमारी क्लासेस में टीचर्स आके बोली कि भागो यहाँ से, अभी ग्राउंड में जाओ, तुम लोग बताते हैं। फिर पहले तो सबको लग रहा था कि आग लग गई है स्कूल में। सो फिर टीचर्स ने हम लोग को उस टाइम पे तो कुछ बताया नहीं। फिर जाके हम लोग को पता चला दैट कि घर जाके हम लोग को पता चला दैट कि उधर बॉम्ब का ईमेल वगैरह आया था। अच्छा, बाद में डर लगा घर पहुंच के कि क्या हो गया था टाइप में? थोड़ा सा लगा था, इतना। आज तो कोई डर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कह दिया कहीं कुछ नहीं, वो फर्जी कॉल हाँ, हाँ, कोई आज डर तो नहीं है है। स्कूल आने में है? नहीं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मदर मेरे स्कूल के पढ़ने वाले बता रहे हैं कि जब ये सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, क्लासरूम में पहुंचे, तो उसके बाद इन लोगों को तुरंत ही टीचर्स ग्राउंड में ले गए और उसके बाद इन लोगों को बसों के जरिए या फिर पेरेंट्स जो है उनके साथ उनको वापस घर भेज दिया गया था। स्कूल को फौरन ही पुलिस वालों ने टेक ओवर किया। यहाँ पर घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया, स्निफर डॉग्स आए थे और स्कूल के एक एक चप्पे चप्पे को खंगाला गया और घंटों की कड़ी मशक्कत के चेकिंग के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि स्कूल में किसी भी तरीके का कोई बॉम्ब नहीं है। कल छुट्टी कर दी गई थी, पेपर था स्कूल में बच्चों का, लेकिन आज स्कूल खुला हुआ है। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। डर के माहौल के बीच बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, एक बार फिर से वापसी की है स्कूल की तरफ। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। मायावती ने फिर अपना आजमगढ़ का कैंडिडेट बदल दिया है। मसूद अहमद बने बीएसपी के नए कैंडिडेट। माफ कीजिए, पहले भीम राजभर फिर सबिया अंसारी को टिकट दिया गया था। 5 और नए कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। तो आपको बता देते हैं बीएसपी के 6 नए कैंडिडेट कौन कौन हैं। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट दिया गया है। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट मिला है। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को टिकट मिला है। बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे को टिकट मिला है। आजमगढ़ से मसूद अहमद को टिकट मिला है। तो बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, लेकिन जो 6 उम्मीदवारों की सूची आई है, 5 और नए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवारों की सूची आई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम नाम आपको बता देते हैं। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मसूद अहमद को टिकट मिला है। और इस बीच आपको ये बता दें कि पहले भीम राजभर फिर सबिया अंसारी को टिकट दिया गया, यानी बदले गए हैं कैंडिडेट। ये 6 सीटें और ये 6 उम्मीदवार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब बात यूपी के अमेठी और रायबरेली की, जहां अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस है और खड़गे ने सोनिया गांधी से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो खराब संदेश जाएगा, ये बात खड़गे की तरफ से कही गई। उत्तर प्रदेश के 2 वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस जारी है। नामांकन के एक दिन बचे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस में मंथन जारी है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बातचीत की है। खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो पूरे उत्तर भारत में खराब संदेश जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि मैं हार से नहीं डरता। राहुल ने कहा कि मैं अमेठी से भी लड़ लूंगा, लेकिन जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ूंगा। वहीं प्रियंका गांधी का मानना है कि आजादी के आंदोलन से निकले दल से तीनों गांधी संसद में हो, ये शोभा नहीं देता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कह दिया है कि सियासी संदेश देने के लिए अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होगा। खड़गे ने कहा कि कम से कम दोनों में से कोई एक तो लड़े ही। खड़गे से सोनिया के बीच बातचीत के बाद अब सोनिया गांधी के वीटो का इंतजार है। अब सवाल है कि सोनिया खड़गे के हस्तक्षेप के बाद क्या राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे? क्या राहुल या प्रियंका में कोई एक चुनाव लड़ेंगे? तो उम्मीद की जाना चाहिए कि रायबरेली सीट और अमेठी सीट से आज ऐलान हो सके, लेकिन संभवतः क्या फैसला होता है वो कांग्रेस पार्टी ही
अपने ऐलान के बाद ही बता पाएगी या साफ हो पाएगी स्थिति क्या होती है अमेठी और रायबरेली को लेकर। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हर दिन ये खबर आती है कि आज ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आज फैसला संभव है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बात की है। गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो खराब संदेश जाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज इन दोनों सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। शाह ने कहा कि यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी को छूने की हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में एक रोड शो के दौरान हुंकार भरते हुए कहा कि हैदराबाद में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की आपको छूने की हिम्मत नहीं है। मैं तय कर जाता हूँ, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। आप करेंगे? माधवी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। हैदराबाद में चुनाव सभा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा, देश की जनता से भी पूछा कि कब तक देश में हिंदू मुसलमान लड़ाए जाते रहेंगे। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मारकर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुमको बैंक से लोन मिला, नहीं मिला? ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के बहाने कांग्रेस पर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, लेकिन अब आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज दिया जाता है। आज भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे। मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे। और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी। वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो घोषणा करें कि ना आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे,
न संविधान में खिलवाड़। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी। पीएम ने कहा, जब तक बीजेपी है, मोदी है, तब तक SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण की रक्षा करूंगा। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को फेक फैक्ट्री बताया है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में सभी कुछ फेक है। फिर से एक बार गुजरात के साबरकांठा पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान पर तंज कसा। पीएम ने मोहब्बत की दुकान को फेक फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे हैं। इस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता को बताया कि तीसरी बार सरकार बनेगी, इसके लिए प्लान हमने अभी से ही तैयार कर लिया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। और अब एक बार फिर आपको याद दिला दें कि चुनाव के बीच तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और आज रात 8 बजे आप TV9 पर देख सकेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने TV9 के 5 संपादकों के साथ लंबी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में संविधान बदलने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर चौंकाने वाली बात कही है। इस इंटरव्यू में महाराष्ट्र को लेकर कई ब्रेकिंग न्यूज प्रधानमंत्री ने दी है। बंगाल के चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल की बात करते हुए एक लम्हा ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। जी हां, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया है। प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कुछ कहा, आप इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। TV9 के 5 संपादकों के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू TV9 के दर्शक ये पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स के रूप में देख पाएंगे। आज रात 8 बजे जरूर जुड़िए TV9 भारतवर्ष के साथ। वक्त आप सुन चुके हैं रात 8 बजे का, जब 10 घंटे 35 मिनट 53 सेकंड बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष पर। और देखिए किस तरीके से इस खास बातचीत में आपसे जुड़े मुद्दे और इस बीच जो सवाल जवाब हुए हैं वो बेहद खास है। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स TV9 भारतवर्ष पर रात 8 बजे। जी हां, चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में जुट गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता धुआंधार प्रचार करेंगे और आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज गुजरात में 4 जगहों पर रैली करने वाले हैं, जबकि अमित शाह उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और सीतापुर में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में 3 चुनावी सभाएं करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एटा में चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक में 2 रैलियां करेंगे। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करेंगी, संबोधित करेंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने मोर्चा संभाला हुआ है आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार का, तो सुनीता केजरीवाल आज गुजरात के भरूच और भावनगर में रोड शो करेंगे। तो दिग्गज आज कौन कौन से रोड शो और जनसभाएं करेंगे आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण मामले में कांग्रेस को जवाब दिया। शाह ने कहा कि आपकी सरकार है, कार्रवाई आपको करनी थी। कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। अमित शाह ने रेवन्ना प्रकरण पर जवाब देते हुए कहा कि कोई भी महिला के साथ अत्याचार करेगा उसके साथ बीजेपी नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिगा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए। अमित शाह ने कर्नाटक में सूखे का पैसा लेट से पहुंचने का कारण बताया। उप मुख्यमंत्री को गिराने में पड़े और मुख्यमंत्री टिकने में पड़े। दरख्वास्त ही लेट कर दी, 3 बार दरखास्त भेजी। और एक और बड़ा मुद्दा, टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट दें। ये बात कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक चुनावी भाषण के दौरान कह दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा इस पर, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तृणमूल के वोट देवा माने तब থেকে ভালো बीजेपी के वोट दिया। तृणमूल के वोट देवा माने तब থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट दिया। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जाता है कि जंगीपुरा लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन की उम्मीदवार मुर्तजा हुसैन के समर्थन में लालगोला की चुनावी सभा में अधीर चौधरी ने ये बातें कही। तृणमूल के वोट देवा माने तब থেকে ভালো बीजेपी के वोट दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हालांकि हमारे साथ वो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। तो अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जिस संदर्भ में कहा है, मैं नहीं जानता। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इधर अधीर रंजन से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार के पूर्णिया में एनडीए को वोट देने की अपील कर दी थी। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात। और दिल्ली में 7 सीटों पर धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जीत की दावेदारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर बीजेपी को हराने की बात कह रही है, तो बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है। इन 2024 के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर चुनावी पारा चरम पर है। प्रचार के साथ साथ बीजेपी और आप नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। हमारी प्रत्याशी, हमारी छोटी बहन बांसुरी स्वराज के समर्थन में आप देख रहे हैं कितना बड़ा हुजूम उतरा हुआ है। पूरी दिल्ली की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, और आशीर्वाद के रूप में दिल्ली की 7 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। आप देख रहे हैं जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने झूठा मुकदमा लगा के दिल्ली वालों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, और अब दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि जो जेल में अरविंद केजरीवाल जी को डाला है, उस गिरफ्तारी का जवाब वो अपने वोट से देंगे, जेल का जवाब अपने वोट से देंगे। और इस बार दिल्ली में 7 में से 7 सीट इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने देर रात रोड शो किया, और बांसुरी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोमनाथ भारती को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है। मौका था रोड शो का, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान बांसुरी को सरोपा भेंट की गई, जिसे स्वीकार करने के बाद उन्होंने सिर माथे लगाया और फिर म्यान से निकालकर हवा में लहराई वाहे गुरु का नारा लगाया। रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। कुछ समर्थकों ने बांसुरी से सेल्फी की डिमांड की, जिसे वो पूरा करती नजर आई। इस दौरान पार्टी के प्रचार सॉन्ग पर झूम उठी। बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। इधर आपने भी कमर कस रखी है। 1,000 रुपया बहनों को देने का हमने फैसला लिया है। उसकी राजनीति, फ्री बस सेवा की राजनीति,
कि पुरोधा अरविंद केजरीवाल को आपने बगैर सबूत, बगैर प्रमाण जो जेल में बंद किया है, उसका बदला जनता अपने वोट से लेगी। यह आज संकल्प लिया है हमने। और अब बात करते हैं टीएमसी के गतिरोध की। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के करीबी कुणाल घोष को हटा दिया है। पार्टी ने घोष को टीएमसी राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया है। बीजेपी ने इसे टीएमसी में आपसी लड़ाई बताया है। लोकसभा चुनाव के बीच टीएमसी में कुणाल घोष को हटाने पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने कुणाल ने कहा कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। I have resigned from the post of spokesperson as well as the general secretary few days before, and I have removed that identity from my ex handle. So there is no meaning of this press release that they are removing me as general secretary, because I can show you I have already resigned from the post. So what is the meaning of this kind of line? बीजेपी ने कहा कि ये लड़ाई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लड़ाई है, ये कुणाल घोष को निकालने का लड़ाई नहीं है। ये है कौन किसके हाथ में पावर रहेगा, ममता बनर्जी या उनका भतीजा। तो ममता बनर्जी का भी मौका मिला, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कुणाल घोष को निकाल दिया है, उसे हम लोग को क्या आता जाता है। बीजेपी के निमंत्रण पर भारत में लोकसभा चुनाव देखने आए विदेशी राजनेता बीजेपी के चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन के तौर तरीकों को भी जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 5 घंटे तक बातचीत की। बैठक में आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी विदेशी राजनेताओं को चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम प्रणाली जैसे मुद्दों पर जानकारी दी। खासकर नमो ऐप कैसे काम करता है और कैसे आम जनता से सीधा फीडबैक आता है, कैसे उसका उपयोग पार्टी मैनिफेस्टो बनाने में किया गया, इसकी जानकारी दी गई। Probably the third time that Prime Minister Modi will continue, and that means that the Indian society gives him big guarantee that he is the right person to lead this country. We had a very interesting experience at the BJP headquarters. We managed to learn about the manifesto, about the electronic voting, about the possibilities for every citizen of India to have a vote, even in very far districts of your country, because we all know it's big and the population of India is big.